बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो ईज़ोट्रोपिया है। ईज़ोट्रोपिया की डिस्कस करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। और इतना याद रखिए कि ये हम हेट्रोट्रोपिया वाला सेक्शन जो है, मैनिफेस्ट क्वेंट वाला सेक्शन जो है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि ईज़ोट्रोपिया है क्या चीज़। ईज़ोट्रोपिया के हवाले से मैं एक चीज़ आपको सबसे पहले मैं बताऊं कि देखिए, नेचर में हर जगह पे एक बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहे हैं। और नेचर में जब ये इक्विलिब्रियम जो है, बैलेंस जो है, ये किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो गया तो देयर मस्ट बी सम इम्बैलेंस। इम्बैलेंस आएगा, और इम्बैलेंस जो है वो हमारे लिए एक एबनॉर्मल कंडीशन ही होगा। आपकी दोनों आई में जो है, हमारी दोनों आई में जो है, इसमें भी अल्लाह ने एक बैलेंस रखा हुआ है। वो बैलेंस क्या है? आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि हमारी आई जो हम प्राइमरी पोजीशन में जो हम सीधा देख रहे हैं तो आपकी आई स्ट्रेट है। क्या मतलब है कि आपकी एक्स्ट्रा आकुलर मसल जो है, जो आपकी 6 मसल हैं, जो आई की मूवमेंट के साथ लिंक है, उन 6 मसल में गॉड ने एक बैलेंस रखा हुआ है। ना आई ऊपर जा रही है, ना डाउन, ना लैटरली, ना इनवर्ड जा रही है, बस एक बैलेंस में है। और जब तक एक बैलेंस है तो कोई स्क्वेंट, कोई क्रॉस आई, कोई स्ट्रैबिस्मस डेवलप नहीं होगा। लेकिन किसी भी वजह से अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो गया तो कोई ना कोई कंडीशन डेवलप ज़रूर होगा। अब इसी टाइम में ईज़ोट्रोपिया डिस्कस करूँ तो इसलिए मैं ईज़ोट्रोपिया रिलेटेड ही एग्जांपल आपको दूंगा। मैं एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे आपका एक सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। तो आपका एक पोर्स है जो आई को इनवर्ड लाने की कोशिश कर रही, कि दोनों आई को, इस आई को भी, राइट को और लेफ्ट को इनवर्ड आने की कोशिश कर रही है। सेंट्रली पोर्स है कि दोनों आई को सेंटर में ले आए, एक ये पोर्स है। दूसरा बिल्कुल इसके अपोजिंग और इक्वल इन मैग्नीट्यूड एक दूसरा पोर्स है जो आई को यहाँ सेंटर पोजीशन से अवे जाने की कोशिश कर रही है, कि वो इस आई को सेंट्रल पोजीशन से अवे ले जाए, ठीक है। अब जो इनवर्ड वाला मोमेंट है इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मीन कि आपकी जब दोनों आई जो है वो सेंटर की तरफ आ रही है, नोज की तरफ आ रही है, इनवर्ड आ रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, इसका नाम है कन्वर्जेंस। और जो अवे वाली है इसका नाम है डाइवर्जेंस। जब आपकी आई एक दूसरे से अवे जा रही है, जब नोज से अवे जा रही है, जिसका नाम है डाइवर्जेंस। दो चीज़ें हैं, एक आपका फ्यूजनल कन्वर्जेंस है, या आप सिंपल आप कन्वर्जेंस कहेंगे, दूसरा है डाइवर्जेंस। अगर इन दोनों पोर्स में, इन दोनों पावर में आपस में बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है, तो आई ना इनवर्ड जाएगा ना आउटवर्ड जाएगा, बल्कि वो प्राइमरी पोजीशन में ही रहेगा। क्योंकि आज हम ईज़ोट्रोपिया डिस्कस करें तो इतना बैकग्राउंड नॉलेज तो आप सबके पास है कि ईज़ोट्रोपिया क्या है, कि जब आपकी एबनॉर्मली आई इनवर्ड चली जाए, एक आई या दोनों आई। इनवर्ड टर्निंग ऑफ द आई एबनॉर्मली इज कॉल्ड ईज़ोट्रोपिया। अच्छा, क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पे कुछ रीज़न दिए हुए हैं कि रीज़न क्या है, कि या तो एक्सेस कन्वर्जेंस आ जाए और आपकी फ्यूजनल डाइवर्जेंस जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब क्या है कि आपकी कन्वर्जेंस नॉर्मल से ज़्यादा हो गई, डाइवर्जेंस नॉर्मल है लेकिन कन्वर्जेंस ज़्यादा हो गई, तो ऑटोमेटिकली आई इनवर्ट चली जाएगी। या तो एक रीज़न ये है। दूसरी रीज़न, आपकी कन्वर्जेंस नॉर्मल है, आपकी डाइवर्जेंस वीक हो चुकी है, तो ऑटोमेटिकली ईज़ोट्रोपिया आ जाएगा, ठीक है। बैलेंस जो है, देखिए बैलेंस ख़राब हो गया। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि देयर इज एक्सेस कन्वर्जेंस दैट कांट बी कंट्रोल विद फ्यूजनल डाइवर्जेंस, कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है तो या डिमांड ऑन द फ्यूजन, फ्यूजन का डिमांड, कन्वर्जेंस का डिमांड ज़्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंस थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। या क्वालिटी ऑफ फ्यूजन जो है, आपकी फ्यूजन जो है, आपकी दो आपकी पॉजिटिव फ्यूजनल एम्पलीट्यूड जो है, आपकी नेगेटिव फ्यूजनल एम्पलीट्यूड जो है, इसमें एक बैलेंस आ गया। एम्बैलेंस मीन कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में एक एम्बैलेंस की वजह से आपका ईज़ोट्रोपिया आ जाएगा। एनीहाउ, ये तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ थे कि आप लोगों को पता चल गया कि कन्वर्जेंस जो है वो
कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का आपस में क्या रिलेशनशिप है. सो दिस रिलेशनशिप मस्ट बी मेंटेन एंड मस्ट बी एन इक्विलिब्रियम टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ स्क्वेंट या स्टिबिस्मस. अब इसके बाद हम एक चीज़ याद रखिए, ये लेक्चर जो है इज़ोट्रोपिया, दिस इज़ अ वेरी लेंथी टॉपिक. तो मेरा ख्वाहिश ये है कि मैं इस लेक्चर को जो है 3 पार्ट में डिवाइड करूं, 3 सेक्शन में, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. बिकॉज इस लेक्चर में हम क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें हम डिटेल जा रहे, डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ इज़ोट्रोपिया, और फिर ईच एंड एवरी टाइप्स का जो है उसका मैनेजमेंट, उसका डायग्नोसिस, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो दिस इज अ वेरी लेंथी टॉपिक. सो यहाँ जो वीडियो है दिस इज़ पार्ट फर्स्ट. सेकंड और थर्ड जो है वो आप बाद में देख सकते हैं. सो यहाँ पे हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ इज़ोट्रोपिया. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड कि एटलीस्ट आप सब लोगों को ये क्लासिफिकेशन सही तरीके से याद रहें. इसमें हम क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए बेसिकली यहाँ पे आपको 4 टाइप्स जो है दिया गया है कि प्राइमरी इज़ोट्रोपिया, सेकेंडरी, कंसेक्यूटिव इज़ोट्रोपिया एंड रेसिडुअल इज़ोट्रोपिया. अब यहाँ पे इस नाम को अगर देखें तो ईच नाम जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको शो कर रहे हैं. मैं स्टार्ट ले रहा हूँ यहाँ से रेसिडुअल से. थोड़ा सी यहाँ पे मैं सिर्फ इसको एक दूसरे से हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसकी जिक्र कर रहा हूँ, डिटेल पे नहीं जा रहे. डिटेल पे फिर हम एक एक को अलग अलग से सेपरेट से हम डिस्कस करने जा रहे हैं. लेकिन यहाँ से मैं फर्स्ट बात करूँ कि रेसिडुअल इज़ोट्रोपिया. सो सिंपल, नाम से पता चलता है रेसिडुअल क्या होगा, कि कोई भी चीज़ रिमेनिंग. एग्जाम्पल कैसे मैं दे रहा हूँ कि एक पेशेंट आपके क्लिनिक में आ गया, उनका स्टार्ट में जो इज़ोट्रोपिया था, लेट्स सपोज वो 30 प्रिज्म डायप्टर था, आपने उसको करेक्ट कर दिया, सर्जिकली वो करेक्ट हो गया. लेकिन सर्जिकल करेक्शन के बाद जो पेशेंट आ गया, आपने दोबारा उसको इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें जो है अब 10 प्रिज्म डायप्टर इज़ोट्रोपिया रिमेनिंग है. स्टार्ट में 30 था, लेकिन सर्जिकली अंडरेक्शन की वजह से उसमें रिमेनिंग 10 प्रिज्म डायप्टर इज़ोट्रोपिया है. तो उसको हम लेबल करेंगे कि देयर इज 10 प्रिज्म डायप्टर रेसिडुअल इज़ोट्रोपिया. दिस इज वेरी सिंपल. अब कंसेक्यूटिव क्या है? सो द वर्ड कंसेक्यूटिव याद रखिए कि ये फर्स्ट जो कंडीशन था, फर्स्ट जो टाइप ऑफ डिविएशन था, अब वो डिविएशन रिवर्स हो गया है. कैसे? अगर मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे 10 प्रिज्म डायप्टर कंसेक्यूटिव इज़ोट्रोपिया है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे क्लिनिक में पेशेंट है, जो मेरे सामने है, और मैंने उसके प्रिस्क्रिप्शन पे 10 प्रिज्म डायप्टर कंसेक्यूटिव इज़ोट्रोपिया लिखा है, इसका मतलब है कि ये सर्जिकली इस पर कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो चुका है, और सर्जिकल प्रोसीजर होने से पहले उसका जो डिविएशन था वो एक्सोट्रोपिया था. लेकिन अब वो एक्सोट्रोपिया से इज़ोट्रोपिया में कन्वर्ट हो गया है, और अभी मेरे पेशेंट का जो इज़ोट्रोपिया है वो 10 प्रिज्म डायप्टर है. इट मीन कि कंसेक्यूटिव डिविएशन जो है ये सर्जिकली ओवरएक्शन की वजह से आ रहे हैं, और रेसिडुअल उसकी अंडरेक्शन की वजह से आ रहे हैं. तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है. और मैं आगे आपको बताऊंगा कि कुछ कंडीशन है जिसको हम कहते हैं प्लेन, अनप्लेन, अंडरेक्शन, ओवरएक्शन. वो जब मैं आपसे रेसिडुअल और कंसेक्यूटिव की बात करूंगा तो वो उसमें हम डिटेल से वो चीज़ें डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पे जो है सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी का नाम बता रहे कि द डिविएशन ड्यू टू सम अदर कॉज. लेकिन हम यहाँ पे इज़ोट्रोपिया की बात करें तो इसका मतलब है कि वो इज़ोट्रोपिया जो किसी दूसरी वजह से कॉज हो गया है, अकर हो गया है. मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके साथ मेंशन करना चाह रहा हूँ, आप लोग उसको याद रखें कि अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो चाइल्ड में मीडियल रेक्टस स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू लैटरल रेक्टस, और इसका रीज़न ये है कि चाइल्ड का नियर वर्क ज़्यादा होता है. ओल्ड एज की हम बात करें तो ओल्ड एज में जो है लैटरल रेक्टस बिकम जो है वो मोर स्ट्रांगर होता है एज़ कम्पेयर टू मीडियल रेक्टस. सो ये बैकग्राउंड नॉलेज आप अपने पास याद रखिए. सो यही वजह है कि अगर बच्चों में कोई कंजेनिटल टॉसिस आ गया, या कंजेनिटल कैटरेक्ट, कोई कॉर्नियल ओपेसिटी, जिसकी वजह से ब्रेन की तरफ जो मैसेज जा रहे हैं वो स्टॉप हो गया, फ्यूजनल सेंसरी फ्यूजन जो है वो ब्रेक हो गया,
तो ब्रेन ऑटोमेटिकली मोटर फ्यूजन को भी लॉस कर देता है, इस आई को अलाउ कर देता है कि आपकी मर्ज़ी, आप जो करना चाह रहे कर ले। और जब ब्रेन ने इस आई को अलाउ कर दिया तो मैंने आपको क्या बताया था कि चाइल्ड में कौन सा मसल स्ट्रांग है, मीडियल लेक्टस। तो मीडियल लेक्टस जो है वो अपनी स्ट्रांगनेस शो करेगा और आई इन्वर्ट चली जाएगी। सो याद रखिए कि सेंसरी इजोट्रोपिया चिल्ड्रन में कॉमन है। इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं तो सेंसरी एक्सोट्रोपिया जो है ओल्ड एज में कॉमन है। ओल्ड एज में अगर किसी कॉर्नियल ओपेसिटी आ जाए या मेच्योर हाइपर मेच्योर कैरेक्टरिक आ जाए तो उसमें सेंसरी एक्सोट्रोपिया आसानी से बन सकता है ड्यू टू लैटरल लेक्टस जो है वो स्ट्रांग होता है। लेकिन यूजुअली जब तक फ्यूजन मौजूद है, जब तक मोटर फ्यूजन मौजूद है, तो लैटरल और मीडियल लेक्टस जो है वो कोई वीक और स्ट्रांग शो नहीं कर रहा, वो एन इक्विलिब्रियम में होता है अंडर द ब्रेन इन्फ्लुएंस। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें भी आपका हो गया सेकेंडरी। अब आ रहे हैं हम प्राइमरी की तरफ। प्राइमरी इजोट्रोपिया क्या है कि वो किसी दूसरे आकुलर कंडीशन की, कोई दूसरे आकुलर की एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से नहीं है, न किसी की अंडर-एक्शन न ओवर-एक्शन की वजह से, वो एट अ सेल्फ एक कंडीशन है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम प्राइमरी इजोट्रोपिया ही को डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइमरी इजोट्रोपिया जो है इसकी बेसिक 2 टाइप्स हैं। मज़ीद जो है इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक हम कहते हैं एकमोडेटिव इजोट्रोपिया, दूसरे को हम कहते हैं नॉन एकमोडेटिव इजोट्रोपिया। विद इन द प्राइमरी इजोट्रोपिया वन इज एकमोडेटिव इजोट्रोपिया, अदर इज नॉन एकमोडेटिव इजोट्रोपिया। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ कि वाई एक का नाम हमने एकमोडेटिव इजोट्रोपिया रखा है, दूसरे का नाम नॉन एकमोडेटिव। एकमोडेटिव इजोट्रोपिया का मतलब होगा कि जिसमें एकमोडेशन का कुछ रोल होगा, कि जिसमें एकमोडेशन जो है अगर हम इस एकमोडेशन को ख़त्म करें, एकमोडेशन को एक्सर्ट करें, तो डिग्री ऑफ इजोट्रोपिया वो भी साथ साथ में चेंज होती जा रही है। जो नॉन एकमोडेटिव है इसका मतलब है कि इसमें एकमोडेशन का कुछ रोल नहीं है, अगर हम एकमोडेशन एक्सर्ट करें, एकमोडेशन रिलैक्स करें, तो उसके साथ जो डिग्री ऑफ डिविएशन है इजोट्रोपिया के वो चेंज नहीं हो रहा। फर्स्ट हम आज स्टार्ट करें कि एकमोडेटिव इजोट्रोपिया जो है वो उसकी मज़ीद क्या क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब इस स्लाइड में हम क्या करना चाह रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि एकमोडेटिव इजोट्रोपिया जो है वो किसका टाइप है। तो ये आपको पता चल गया कि एकमोडेटिव इजोट्रोपिया जो है ये आपका प्राइमरी इजोट्रोपिया का टाइप से। इस एकमोडेटिव इजोट्रोपिया में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस इनसाइड द प्राइमरी इजोट्रोपिया जो है इसमें हमारे पास 2 टाइप्स है। एक जो है वो कांस्टेंट है, दूसरा जो है वो इंटरमिटेंट है। अब बेसिकली यहाँ पे आप ये चीज़ क्लियर करें कि व्हाट डज इट मीन बाय कांस्टेंट, व्हाट डज इट मीन बाय इंटरमिटेंट। इतना बैकग्राउंड नॉलेज आप सबके पास है कि कांस्टेंट का मतलब है कि डिविएशन जो है वो हर वक्त मौजूद होगा, नियर में भी डिस्टेंट में भी, हर डिस्टेंट पे डिविएशन जो है वो मौजूद है। इंटरमिटेंट का क्या मतलब है कि वो एक ख़ास टाइम एक पार्टिकुलर डिस्टेंस में मौजूद होगा। ठीक है, हर वक्त हर डिस्टेंस में वो मौजूद नहीं है। इनसाइड द एकमोडेटिव इजोट्रोपिया हम कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे और साथ साथ में इंटरमिटेंट को भी डिस्कस करेंगे। और ये कांस्टेंट और इंटरमिटेंट दोनों किसके सब टाइप्स में आ रहे, ये आपका एकमोडेटिव। वंस अगेन ये है कांस्टेंट, लेकिन तब भी यहाँ पे भी एकमोडेशन का रोल मौजूद होगा। ये इंटरमिटेंट है लेकिन यहाँ पे भी एकमोडेशन का रोल होगा। ये चीज़ भी आप लोगों को क्लियर हो गया। एक अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखें कि यूजुअली नॉर्मल इंडिविजुअल डिस्टेंस में कोई एकमोडेशन नहीं कर रहा, वो नियर में एकमोडेशन कर रहे हैं। हाँ, अगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस है लाइक हाइपरमेट्रोप इवन डिस्टेंस में भी एकमोडेशन कर रहे हैं। कितना एकमोडेशन कर रहे हैं वो इसकी डिग्री आप रिफ्रैक्टिव एरर पे डिपेंड करता है। अगर मैं आपको ये कहूँगा कि एक पेशेंट है +2 डायप्टर हाइपरमेट्रोप, तो वो डिस्टेंस में ही +2 डायप्टर एकमोडेशन करेगा। लेकिन नियर में फिर क्या करेगा, याद रखें हाइपरमेट्रोप पेशेंट नियर में नॉर्मल से ज़्यादा एकमोडेशन कर रहे, बिकॉज उसने ऑलरेडी 2 डिस्टेंस में किया है, तो नियर में उसके साथ वो ऐड होगा। अब एक दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, 33 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और आपके पास 2 पेशेंट हैं, एक पेशेंट नंबर ए, दूसरा पेशेंट नंबर बी। पेशेंट नंबर ए जो है वो नॉर्मल है, पेशेंट नंबर बी का +2 डायप्टर हाइपरोपिया है, +2 डायप्टर रिफ्रैक्टिव एरर है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि 33 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में ये दोनों पेशेंट क्या इक्वल एकमोडेशन करेगा, तो द आंसर इज नो। नॉर्मल जो है वो 33
के हिसाब से 3 डायप्ट्री अकोमोडेशन करेगा। अब जो हाइपरमेट्रोप पेशेंट है वो कितना करेगा? हाइपरमेट्रोप पेशेंट जो है वो 2 डिस्टेंट में कर रहे और 3 नियर में, तो वो टोटल 5 डायप्ट्री अकोमोडेशन नियर में ही करेगा। सो यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर हो गया कि एकोमोडेशन जो है वो हम यूजुअली नियर में ज़्यादा कर रहे, डिस्टेंट में बिल्कुल नहीं कर रहे इन केस ऑफ नॉर्मल। इवन हाइपरमेट्रोप पेशेंट डिस्टेंट में कम कर रहे और नियर में वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सो एकोमोडेशन का रोल नियर में बहुत ज़्यादा है, नियर में एकोमोडेशन का रोल बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस में कम है, और नॉर्मल इंडिविजुअल तो बिल्कुल नहीं कर रहा। अच्छा, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कांस्टेंट की बात हो रही है, कांस्टेंट एकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया लेकिन है कांस्टेंट। सो मतलब क्या है कि अगर हम एकोमोडेशन का रोल ख़त्म करें तब भी आपका डिविएशन होगा। सो इसलिए यहाँ पे लिखा है पार्शियल एकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया। क्या मतलब? एकोमोडेशन का तो पार्शियल रोल है, अगर आप इस पार्शियल रोल को तो ख़त्म करें, लेकिन जो नॉन एकोमोडेटिव एलिमेंट है वो तो इस इज़ोट्रोपिया में तब भी परसिस्ट होगा। सो अगर आप एकोमोडेशन को ख़त्म करें, एबॉलिश करें, तभी इज़ोट्रोपिया मौजूद ही होगा। सो वो आप क्या रहे? कांस्टेंट। आगे मैं इसकी डिटेल पे जा रहा हूँ, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया। अब अदर चीज़ जो है कि इंटरमिटेंट की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरमिटेंट में एक आपका आ रहा है पॉलीकमोडेटिव इज़ोट्रोपिया। अब पॉलीकमोडेटिव के ये नाम बता रहे कि जी वो टोटली होली सोली जो है आपका डिपेंड करता है एकोमोडेशन पे। अगर एकोमोडेशन मौजूद है, एकोमोडेशन ज़्यादा है, तो ये डिविएशन होगा। अगर आपने एकोमोडेशन को ख़त्म कर दे, ये डिविएशन ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ है। इसके बाद है कुछ कन्वर्जेंस एक्सिस टाइप की इज़ोट्रोपिया। कन्वर्जेंस एक्सिस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कन्वर्जेंस एक्सिस की भी बात हुई है। सो मतलब क्या है कि आपका एकोमोडेशन का रोल ठीक है, आपका एकोमोडेशन नॉर्मल है, लेकिन उसके साथ जो कन्वर्जेंस हो रही है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है। सो इसको जो हम कहते हैं हाई AC बाय ए रेशो, उसमें हम ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करेंगे। कन्वर्जेंस एक्सिस नॉर्मल से कन्वर्जेंस ज़्यादा हो रही है। फिर हम डिस्कस करें कि हाइपो एकोमोडेटिव कन्वर्जेंस एक्सिस, कि आपका एकोमोडेशन कम है, इसकी वजह से कन्वर्जेंस ज़्यादा है। उसके में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिटेल है, वो आगे एक एक के मैं साथ डिस्कस करूँ। और अर्ली ऑनसेट एकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया क्या है, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करें। लेकिन मैं आपको थोड़ा इतना बता रहा था कि प्राइमरी इज़ोट्रोपिया, जिसके सब टाइप में एक आ रहा है एकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया, दूसरा नॉन एकोमोडेटिव। सो ये वही एकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया वाला पोर्शन हो चुका है, जस्ट क्लासिफिकेशन डिटेल अभी भी बाकी है। अच्छा, सो यहाँ पे लिखा है, अब जो नॉन एकोमोडेटिव की बात हो रही है, तो ये हम नॉन एकोमोडेटिव वाला पोर्शन डिस्कस करें। लेकिन नॉन एकोमोडेटिव में कौन सा वाला पोर्शन हम डिस्कस करें? इंटरमिटेंट नॉन एकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया। वही सारी चीज़ है कि नॉन एकोमोडेटिव में फिर मजीद आ रही है इंटरमिटेंट और एक आ रही है कांस्टेंट। तो ये वही इंटरमिटेंट है कि या नियर में इज़ोट्रोपिया होगा, हर वक्त नियर में होगा, यहाँ पे है डिस्टेंट है, और यहाँ पे साइक्लिक कि वन डे मौजूद है, दूसरे दिन मौजूद रही है। ये आगे हम डिस्कस, ये किस में आ रहा है? ये इंटरमीडिएट नॉन एकोमोडेटिव में आ रहा है। ठीक है। और इसके अलावा दूसरी टाइप जो है वो आपका कांस्टेंट नॉन एकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया। कांस्टेंट नॉन एकोमोडेटिव, तो इस कांस्टेंट नॉन एकोमोडेटिव में हम डिस्कस करेंगे इन्फेंटाइल और एक्वायर्ड और इज़ोट्रोप एसोसिएटेड मायोपिया, निस्टिग्मस ब्लॉकेज सिंड्रोम। ठीक है। और इसके अलावा जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं माइक्रोट्रोपिया, और माइक्रोट्रोपिया के अलावा जो है स्वान ब्लाइंड स्पॉट मैकेनिज़्म। सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं किस टाइप में? कांस्टेंट नॉन एकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया। सो अगर आप इस सारे चीज़ों को समराइज़ करें तो हमने प्राइमरी इज़ोट्रोपिया को दो में डिवाइड किया था, एकोमोडेटिव, नॉन एकोमोडेटिव। फिर एकोमोडेटिव को हमने दो में डिवाइड किया था, कांस्टेंट एकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया, इंटरमिटेंट एकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया। और जो नॉन एकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया है इसको भी मजीद दो में डिवाइड किया, एक कांस्टेंट नॉन एकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया, इंटरमिटेंट नॉन एकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया। दिस इज वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ द इज़ोट्रोपिया।
सो ये क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए। जब तक आप लोग ये क्लासिफिकेशन क्लियर नहीं है तो आगे डिस्कशन आप लोग को क्लियर नहीं होगा। सो अब यही चीज़ है कि यहाँ से वंस अगेन मैं आपको अगर बैक वो कर लूँ, यहाँ पे कांस्टेंट प्राइमरी सेकेंडरी कंसेक्यूटिव रेजिडुअल की बात हुई। फिर प्राइमरी आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एकमोडेटिव भी हो गया, नॉन एकमोडेटिव। सो ये सारी चीज़ें फिर एकमोडेटिव में आ गया, ठीक है। और इसी एकमोडेटिव में से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरमिटेंट। फर्स्ट हम इधर से स्टार्ट ले रहे हैं, और इंटरमिटेंट में आप देखें तो यहाँ पे है पुली एकमोडेटिव इज़ोट्रोपिया। तो हम आज पुली एकमोडेटिव इज़ोट्रोपिया को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद आपका कन्वर्जेंस एक्सिस, ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सो एकमोडेटिव इज़ोट्रोपिया जो प्राइमरी इज़ोट्रोपिया के सब टाइप्स हैं, उसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है कि कन्वर्जेंस डिविएशन ऑफ द आइज एसोसिएटेड विद एक्टिवेशन ऑफ एकमोडेशन रिफ्लेक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारी चीज़ें इसमें आप लोग को आगे मिलने जा रहे हैं कि ये वो कन्वर्जेंस डिविएशन है, वो कन्वर्जेंस स्क्वेंड है कि जो आपकी एकमोडेटिव रिफ्लेक्स के साथ एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विद एक्टिवेशन ऑफ एकमोडेशन रिफ्लेक्स। कि अगर एकमोडेशन रिफ्लेक्स स्टिमुलेट हो गया, एक्टिवेट हो गया, तो साथ साथ में ये डिविएशन जो है इसमें भी इंक्रीजमेंट आएगी। अगर हम इस एक्टिवेशन ऑफ एकमोडेशन रिफ्लेक्स को डिमिनिश कर रहे, एबॉलिश कर रहे, ख़त्म कर रहे, तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंट स्क्वेंड जो है या कन्वर्जेंट डिविएशन जो है उसकी डिग्री में भी कमी आएगी। ये बात अब यहाँ से याद रखें, नोट करें। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसको ध्यान से सुने और इसको याद करें कि एकमोडेटिव इज़ोट्रोपिया कॉजेज फॉर डेवलपमेंट। वाई एकमोडेटिव इज़ोट्रोपिया डेवलप हो रहे। सो एकमोडेटिव इज़ोट्रोपिया याद रखिए, उसकी दो बेसिक रीज़न है। या तो कोई ना कोई अनकरेक्टेड हाइपरमेट्रोपिया हाइपरोपिया होगा, या कोई ना कोई हाई AC बाय A रेशो होगा, या सम टाइम दोनों ही एक इज़ोट्रोपिया में आ सकता है। बट मोस्ट कॉमनली आपका जो एकमोडेटिव इज़ोट्रोपिया है, या तो उसका रीज़न अनकरेक्टेड हाइपरोपिया होगा, या इसका रीज़न हाई AC बाय A रेशो होगा। दो रीज़न याद रखिए, आगे मैं आपसे बताऊंगा कि इस टाइप में कौन सा चीज़ मौजूद है। लेट्स सपोज आगे मैं आपसे कन्वर्जेंस एक्सिस इज़ोट्रोपिया की बात करूं तो उसमें हाई AC बाय A रेशो रोल होगा। अभी जो आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रिसेंटली के पोली एकमोडेटिव इज़ोट्रोपिया, तो पोली एकमोडेटिव इज़ोट्रोपिया का रोल जो है वो आपका अनकरेक्टेड हाइपरोपिया है। सो यहाँ याद रखिए कि दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से एकमोडेटिव इज़ोट्रोपिया डेवलप हो रही है। अब जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है वो अनकरेक्टेड हाइपरोपिया। सो ये ऑलरेडी इतना बैकग्राउंड नॉलेज आप सबको पता है कि जब भी हाइपरोपिक कंडीशन हो जिसमें ब्लर विजन बन रही है, फोकस जो है वो रेटिना के बिहाइंड है, तो उसको क्लियर करने के लिए पेशेंट एक्सिस एकमोडेशन कर रहे। और आपको पता है कि एक्सिस एकमोडेशन के साथ आपका कन्वर्जेंस जो है, एकमोडेटिव कन्वर्जेंस, जिसको हम AC कहते हैं, एकमोडेटिव कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस के टाइप को पता है कि जो बेसिक 4 टाइप्स है, तो उसमें एक टाइप है कन्वर्जेंस, एकमोडेटिव कन्वर्जेंस। कि जब आपकी आई में कन्वर्जेंस हो रही है, जब आपकी आई में इनसाइड एकमोडेशन हो रही है, तो इस एकमोडेशन के साथ साथ आपकी कन्वर्जेंस भी हो रही है। और सिनकाइनेटिक नियर रिस्पॉन्स आप लोग पढ़ चुके हैं, एक चीज़ है। सेकंड थिंग कि यहाँ पे आप देखें तो यूजुअली जो आपके हाइपरोपिया है वो मॉडरेट क्या कर रहे हैं, यूजुअली मॉडरेट साइज इज़ोट्रोपिया जो है वो इनकी वजह से डेवलप होगा, ठीक है। हाइपरोपिया जो है 3 से लेकर 10 डायप्टर तक हाइपरोपिया हो सकता है, लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें तो 10 डायप्टर तक हाइपरोपिया जो है दिस इज़ वेरी कॉमन। अच्छा, सो एक रीज़न आपको पता चलेगा कि वो आपका हाइपरोपिया, और हाइपरोपिया को करेक्ट करने के लिए एकमोडेशन, और एकमोडेशन के साथ साथ आपका एकमोडेटिव कन्वर्जेंस ज़्यादा हो रही है। अब यहाँ पे जो है बात है वो है हाई AC बाय A रेशो। तो हाई AC बाय A रेशो क्या है, तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे यही चीज़ मेंशन किया गया है कि एब नॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन एकमोडेशन एंड एकमोडेटिव कन्वर्जेंस। देखें, अगर आपका ये रिलेशनशिप जो है ये एब नॉर्मल रहे, किस चीज़ का रिलेशनशिप, नॉर्मल रिलेशनशिप सबसे पहले क्या है, एक डायप्टर एकमोडेशन की वजह से 3 से लेकर 5 प्रिज्म डायप्टर तक कन्वर्जेंस हो रही है, दिस इज नॉर्मल रिलेशनशिप।
अब एबनॉर्मल ये है कि आपकी आई में 1 डायप्टर एकमोडेशन हो रही है और आपकी आई जो है वो 7 और 10% डायप्टर कन्वर्जेंस कर रही है, तो दिस इज़ कॉल्ड हाई AC बाय ए रेशो, कि एकमोडेशन की वजह से एकमोडेटिव कन्वर्जेंस नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है। एक चीज़ इसमें आप जब उसकी बात करें, रिफ्रैक्टिव एरर की बात करें, तो रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो नॉर्मल रेंज की बात है। रिफ्रैक्टिव एरर इतना ज़्यादा नहीं है। चाइल्ड की अगर हम बात करें तो उसमें 2 या 2.5 डायप्टर जो है यही रिफ्रैक्टिव एरर होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। और एक चीज़ आप यहाँ पे और देख सकते हैं कि लिखा है कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ डिविएशन पार नियर। सो आपको पता है ना कि कमोडेशन नियर में ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। सो नियर में कमोडेशन ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से कन्वर्जेंस भी ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ डिविएशन पार नियर। सो इस स्लाइड से आपको क्या याद करना चाहिए? इससे आपको सिर्फ ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आपकी एकमोडेटिव इज़ोट्रोपिया जो है उसके बेसिक 2 कॉजेज़ है, वो कॉजेज़ आपको पता चल गया है। अच्छा, अब यहाँ पे हम डिस्कस करें एकमोडेटिव इज़ोट्रोपिया, और एकमोडेटिव इज़ोट्रोपिया में जो फर्स्ट है पॉली एकमोडेटिव इज़ोट्रोपिया। क्या है? पॉली एकमोडेटिव इज़ोट्रोपिया विद नॉर्मल AC बाय ए रेशो। यहाँ पे आपका AC बाय ए रेशो जो है एकमोडेटिव कन्वर्जेंस बाय एकमोडेशन रेशो जो है वो नॉर्मल है, और साथ साथ में लिखे है पॉली एकमोडेटिव इज़ोट्रोपिया। अच्छा, सबसे पहले इसको हम कैसे डायग्नोज करेंगे, ये कौन सा कंडीशन है? आफ्टर प्रिस्क्राइबिंग द फुल हाइपरोपिक करेक्शन द पेशेंट आई जो है स्ट्रेट पार नियर एंड डिस्टेंट। वेरी सिंपल चीज़ है कि इसमें पेशेंट का रिफ्रैक्टिव एरर होगा, हाइपरोपिया होगा। अगर आप इस हाइपरोपिया की फुल करेक्शन करेंगे तो आई नियर और डिस्टेंट दोनों के लिए स्ट्रेट हो जाएंगी, कोई एरर नहीं हो, कोई स्क्वेंट नहीं होगा। रीज़न क्या बता रहे कि ये वो इज़ोट्रोपिया है अकर व्हेन accommodation is exerted to overcome uncorrected hypermetropia. Accommodation is accompanied by equivalent accommodative convergence which is accessed by the distant affixation distant. अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यूजुअली हाइपरमेट्रोप पेशेंट नियर में भी ज़्यादा एकोमोडेशन कर रहे हैं, नियर में भी ज़्यादा एकोमोडेशन कर रहे हैं। वही एग्जांपल जो मैंने कहा कि +3 डायप्टर हाइपरमेट्रोप हैं और उसको आपने एक टारगेट दिया 33 सेंटीमीटर पे, तो 33 सेंटीमीटर पे नॉर्मल बंदा जो है वो 3 डायप्टर एकोमोडेशन कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ +3 डायप्टर वाला 33 सेंटीमीटर पे 6 डायप्टर एकोमोडेशन करेगा। कितना? 6 डायप्टर। सो आप खुद सोचें कि नॉर्मल 3 डायप्टर एकोमोडेशन कर दें तो उसी 3 डायप्टर की एकोमोडेशन के हिसाब से एकोमोडेटिव कन्वर्जेंस होगा, तो वो उस डिस्टेंस के लिए नॉर्मल है। लेकिन हाइपरोप पेशेंट जो है जो 6 डायप्टर एकोमोडेशन कर रहे हैं, तो 6 डायप्टर के साथ साथ आपकी एकोमोडेटिव कन्वर्जेंस भी ज़्यादा होगी, लेकिन डिस्टेंस तो वही है। सो उस डिस्टेंस के हवाले से, उस डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कन्वर्जेंस ज़्यादा है। जब कन्वर्जेंस ज़्यादा होगा तो आई इनवर्ट चली जाएगी और कन्वर्जेंस स्क्वेंट डेवलप होगा। अब यहाँ पे इस पिक्चर में आप देखें ना विदाउट ग्लासेस, तो इस आई में आप डिविएशन देखें, बहुत ज़्यादा डिविएशन है, लेकिन करेक्शन के बाद देखें तो उसका आई बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। मतलब क्या है कि उसका जो रिफ्रैक्टिव एरर था वो फुली करेक्ट किया, हाइपरोपिया ख़त्म, नो एक्सेस एकोमोडेशन डिमांड, आई बिकम स्ट्रेट। दिस इज़ वेरी सिंपल। अच्छा, उसके क्लिनिकल कोई फीचर याद रखें। ये कंडीशन जो है यूजुअली 3 से लेकर 5 ईयर में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिक जो है उसकी जो एरर की हम बात करें तो एरर की एवरेज, मैंने कहा कि एवरेज +4 डायप्टर एरर इसमें कॉमन है, ठीक है। और यूजुअली अगर हम उसकी बात करें, रेंज की बात करें, तो उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 से लेकर 7 डायप्टर तक एरर बोथ आई में कॉमन है। 2 से लेकर 5 ईयर चाइल्ड में कॉमन है, हाइपरोपिक पेशेंट में कॉमन है, ठीक है। और क्या क्या कंडीशन इसमें है कि सम टाइम पेशेंट रब और क्लोज द आई, ठीक है, वो जल्दी से अपसेट होता है। ये एक चीज़ याद रखिए अर्ली, बिकॉज स्टेनोपिक सिम्टम जब नियर के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं, स्टेनोपिक सिम्टम इसकी वजह से टायर्डनेस जल्दी से वो एक अपना वो जो है इंटरेस्ट जो है वो लॉस कर देता है। सम टाइम रब द आई, क्लोज द आई। क्लोज आई इसलिए कहते हैं कि अक्सर बच्चों में अगर कोई डिप्लोपिया की अप्रिशिएशन करें, यूजुअली बच्चे डिप्लोपिया अप्रिशिएट नहीं करते, बट सम टाइम उसकी डिप्लोपिया आ रही है तो उसको अवॉइड करने के लिए आई को क्लोज कर देता है। रब द आई, वो कोशिश करते हैं किसी तरीके से उसकी विजन क्लियर हो जाए। सो ये सब एसोसिएटेड सिम्टम है। अच्छा,
इसके अलावा आप देखें तो BSV जो है प्रेजेंट है विद हाइपरमेट्रोपिया कैरेक्टर, आपने हाइपरमेट्रोपिया कैरेक्टर करें तो BSV डेवलप हो जाएगा। माइक्रोट्रोपिया स्मॉल केसेस में माइक्रोट्रोपिया आपको मिल सकता है, लेकिन यूजुअली इस पॉलीकमोडेटिव में माइक्रोट्रोपिया जो है वो बहुत रेयर आपको मिलेगा। अच्छा, इसके मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले जो रिफ्रैक्टिव एरर है उस रिफ्रैक्टिव एरर को आप करेक्ट करेंगे, और कैसे करेक्ट करेंगे? फुल करेक्शन आप उसको देना है। आप इसको फुली करेक्ट कर देते हैं, सिर्फ आप वर्किंग डिस्टेंस वगैरह उसको निकालेंगे, बाकी कोई डिडक्शन आप नहीं करेंगे। और साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन इज मैंडेटरी कि आप उसको फुली करेक्ट कर लें। अच्छा, स्पेक्टिकल देंगे उसको। कंटेक्ट लेंस जो है, लेकिन कंटेक्ट लेंस हम तब तक नहीं दे सकते जब तक बच्चा इतना एबल ना हो कि वो इसको हैंडल कैसे करे, उस हाइजीन और सारी चीज़ों का। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है, लेकिन यूजुअली हम बच्चों में नहीं दे सकते जब तक उसकी प्रॉपर एज ना आ जाए कि जिसमें वो हैंडल ये सारी चीज़ आसानी से कर सकते हैं। रेस्टोरेशन ऑफ यूजुअली मीन अगर एनी डिप्लोपिया अगर प्रेजेंट है, उस डिप्लोपिया जो है अगर वो मौजूद है, नॉट डिप्लोपिया, एम्ब्लायोपिया, अगर कोई एम्ब्लायोपिया मौजूद है तो इस एम्ब्लायोपिया क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, और ट्रीटमेंट क्या है तो ऑलरेडी मैंने डिटेल से बताया था कि एम्ब्लायोपिया की ट्रीटमेंट क्या है, उसकी पैचिंग और सारी चीज़ें मैं आपको साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, आप लोग रिफ्रैक्टिव एरर की करेक्शन भी कर रहे हैं। अगर एम्ब्लायोपिया है तो उसको आप मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, एम्ब्लायोपिया को भी ठीक करेंगे। कैसे करेंगे आपको पता है। ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज जो है, ऑर्थोप्टिक ट्रीटमेंट जो है वो आप कर सकते हैं। ऑर्थोप्टिक ट्रीटमेंट में यहाँ पे कोई बेसिक चीज़ है कि ऑर्थोप्टिक ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस पे एक पूरा जो है सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रैबिस्मस या स्क्वेंट। उसमें बहुत सारे डिटेल की चीज़ें हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चीज़ आपके साथ ऐड करना चाह रहा हूँ कि जब भी हम ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज करें तो सबसे पहले हम उसको कहते हैं डिप्लोपिया रिकग्निशन। डिप्लोपिया रिकग्निशन क्या मतलब है कि जब आप ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो सबसे पहले पेशेंट को डिप्लोपिया अप्रिशिएट करेंगे। डिप्लोपिया के बाद क्या करें, कंट्रोल विदाउट स्पेक्टिकल के। अब वो पेशेंट क्या करे, ये जो डबल इमेजेस है उसको सिंगल करने की कोशिश करे विदाउट ग्लासेस। ठीक है, और साथ साथ में क्या करें कि वो नियर बायनाकुलर इक्विटी जो है, जो कंट्रोल जिसको हम CBE कहते हैं, कंट्रोल बायनाकुलर विजुअल इक्विटी, कि उसको वो गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें ये जो डिटेल जो है ये अलग सेपरेट वीडियो में मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा। अच्छा, यहाँ पे है सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करूँ तो याद रख के फुल एक्कोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया में कोई सर्जिकल करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट वो स्पेक्टिकल से ही सारी चीज़ें कवर हो सकती है। लेकिन यहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट का ये मतलब है कि अगर कोई डिकम्पेंसेट हो गया, अगर ये फुल एक्कोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया जो है ये कोई दूसरी टाइप में चला गया है, आगे मैं डिस्कस करूँगा। सम टाइम फुल एक्कोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया कन्वर्ट इनटू पार्शियल एक्कोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया, जिसमें कुछ नॉन एक्कोमोडेटिव एलिमेंट शामिल हो सकते हैं। सो इट मीन जो फुल एक्कोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया जो है वो डिकम्पेंसेट हो गया, अब वो सिर्फ ओनली ग्लासेस से करेक्ट नहीं हो सकता, जो उसका रिमेनिंग पोर्शन है उसके लिए फिर आप सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है अप्लाई करेंगे। ये अभी तक था फर्स्ट नंबर टाइप, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि फुल एक्कोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया। अब नेक्स्ट टाइप जो है वो है कन्वर्जेंस एक्सिस एक्कोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया विद हाई AC बाय ए रेशो। अब इसमें आपका AC बाय ए रेशो क्या होगा, हाई होगा, जिसकी वजह से आपकी कन्वर्जेंस हाई होगी। अब इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे जो प्रीवियस वाला टाइप से, कि फुल हाइपरोपिक करेक्शन आई स्ट्रेट पार डिस्टेंट बट स्टिल रेजिडुअल इज़ोट्रोपिया पेयर नियर। दिस इज वेरी, उसमें आप लोगों ने देखना कि जब आपने फुल हाइपरोपिक करेक्शन कर दिया तो डिस्टेंट और नियर के लिए आपका आई स्ट्रेट हो गया। अब यहाँ पे अगर पेशेंट का कोई हाइपरोपिक करेक्शन है, पेशेंट को कोई हाइपरोपिक करेक्शन की ज़रूरत है, तो वो करेक्शन के बाद उनकी आई डिस्टेंट के लिए तो ठीक हो जाएगा, लेकिन नियर में वो स्टिल देयर इज़ अ डिविएशन, देयर विल बी अ डिविएशन इन नियर। अब मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने कि ये कहानी क्यों इस तरह है। बेसिक रीज़न ये है कि पेशेंट नियर में स्टार्ट में देखिए, स्टार्ट की मैं बात करूँ, अगर जब आपने पुली करेक्शन नहीं दिया था, हाइपरोपिक पेशेंट को आपने पुली करेक्शन नहीं दिया था, तो ये डिविएशन नियर में भी था और डिस्टेंट में भी, लेकिन डिस्टेंट में डिविएशन कम था, नियर में ज़्यादा था। रीज़न कि वो डिस्टेंट में भी कमोडेशन कर रहा था और नियर में भी तो वो कमोडेशन ज़्यादा कर रहा था। जब तक ये कमोडेशन कर रहे तो उसका जो रिस्पॉन्स है कन्वर्जेंस के साथ वो तो एबनॉर्मल है, वो 1 डायप्टर के साथ जो है 7-8 प्रिज्म डायप्टर तक कन्वर्जेंस कर रही है। एबनॉर्मल रिलेशनशिप है।
सो डिस्टेंस में भी अगर मैं +2 हाइपरओप की बात करूँ, +3 हाइपरओप की बात करूँ, तो वो डिस्टेंस में भी +2 +3 डायप्टर अकोमोडेशन कर रहे हैं। और वही अकोमोडेशन जो डिस्टेंस में है उसके साथ एक्सिस में कन्वर्जेंस हो रही है। सो डिस्टेंस में भी उसकी इज़ोट्रोपिया है और नियर में तो एकोमोडेशन और भी ज़्यादा हो रही है। लेकिन यहाँ बताया गया है कि अगर आप उसकी पूरी करेक्शन करें, हाइपरोपिया आपने करेक्ट कर दिया तो डिस्टेंस में कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है। तो डिस्टेंस में जब एरर नहीं है, डिस्टेंस में कोई हाइपरोपिया नहीं है, तो डिस्टेंस में कोई एकोमोडेशन की डिमांड नहीं होगा, तो आई स्ट्रेट होगी। लेकिन नियर में तो वो एक इम्यूट्रोप की तरह बन गया ना, तो नियर में तो वो ज़रूर एकोमोडेशन करेगा। नियर में वो नॉर्मल ही इंडिविजुअल की तरह एकोमोडेशन करेगा। लेकिन मसला क्या है, अब इस टाइम मसला एकोमोडेशन में नहीं है, अब मसला आपकी कन्वर्जेंस में है। यहाँ पे जो एकोमोडेटिव कन्वर्जेंस है वो ज़्यादा हो रही है, बल्कि आपकी एकोमोडेशन नॉर्मल। सो ये चीज़ याद रखिए। इसलिए क्या है कि इन इज़ोट्रोपिया विच अकर नियर फिक्सेशन with refractive error corrected due to excessive accommodative convergence exerted by each diopter of accommodation। ये ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है अब यहाँ पे टू रीज़न है कि कन्वर्जेंस एक्सिस क्यों हो रहे हैं। उसकी टू रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि कन्वर्जेंस एक्सिस इज़ोट्रोपिया के टू बेसिक रीज़न है। वाई एक इंडिविजुअल में हाई AC बाई ए रेशो आ रही है, ठीक है। तो उसका एक रीज़न जो है हाइपर काइनेटिक फॉर्म, द अदर इज हाइपो एकोमोडेटिव फॉर्म। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूं कि हाइपर काइनेटिक फॉर्म का क्या मतलब है। कि यहाँ पे एबनॉर्मल कन्वर्जेंस रिस्पॉन्स टू नॉर्मल एकोमोडेटिव एफर्ट, मोस्ट कॉमन फॉर्म। मोस्ट कॉमन आपको AC बाई ए रेशियो जो मिल रही है वो हाइपर काइनेटिक। हाइपर मीन ज़्यादा, काइनेटिक मीन मूवमेंट। अब हाइपर काइनेटिक में क्या है कि यहाँ पे आप देखें कि आपका एकोमोडेटिव एफर्ट जो है वो नॉर्मल है। 33 सेंटीमीटर के लिए 3 डायप्टर की ज़रूरत है, वही 3 डायप्टर एकोमोडेशन हो रहे हैं। लेकिन आपकी कन्वर्जेंस जो है वो थोड़ा सा ओवर एक्टिंग शो कर रहे हैं, वो थोड़ा सा हाइपर एक्टिव शो कर रहे हैं। वो वन डायप्टर के साथ जो नॉर्मली आपका 3 और 5 प्रिज्म डायप्टर कन्वर्जेंस होना चाहिए था, वो इससे ज़्यादा कर रहे हैं। तो जब वो ज़्यादा कर रहे हैं तो वही कमोडेशन 33 सेंटीमीटर के लिए 3 डायप्टर तो नॉर्मल है, वही 3 डायप्टर कमोडेशन हो रहे हैं। लेकिन आपकी कन्वर्जेंस इनकी रेशो से ज़्यादा हो रहा है। तो एक रीज़न ये है। द सेकंड थिंग जो मोस्ट रियरली फॉर्म है वो है हाइपो एकोमोडेटिव फॉर्म। हाइपो एकोमोडेटिव फॉर्म में क्या है कि आपकी एकोमोडेशन का जो मैकेनिज़्म है, आपका एकोमोडेशन का जो मशीनरी है वो थोड़ी सी वीक है। आपको सबको पता है कि आपकी सिलरी बॉडी जो है बहुत मैन रोल प्ले कर रहे हैं, जो स्पेशली सर्कुलर मसल है आपकी सिलरी बॉडी एकोमोडेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। अगर वही सिस्टम जो है वो वीक है, वो सही तरीके से एकोमोडेशन नहीं कर रहा एक पार्टिकुलर डिस्टेंस के लिए, सो ब्रेन क्या करेगा कि वो अपनी न्यूरोनल सिग्नल जो है, मैं आपको बताऊंगा कि आपकी मीडियल लेक्टस जो है और आपकी सिलरी बॉडी के जो इनसाइड मसल है सर्कुलर मसल, वो मसल और आपकी कंस्ट्रक्टर प्यूपलाई जो है, इन तीनों का सप्लाई थर्ड नर्व से है। सो इसलिए ये सारे तीन काम जिसको हम सिनकाइनेटिक नियर रिस्पॉन्स कहते हैं कि कन्वर्जेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपल एंड साथ साथ में एकोमोडेशन, ठीक है। और इसमें जो थर्ड नर्व में जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर आ रहे हैं वो आपके सिलरी मसल स्पेशली सर्कुलर मसल और कंस्ट्रक्टर प्यूपलाई मसल को सप्लाई कर रहे हैं, और जो सोमैटिक मोटर फाइबर है वो आपको मीडियल लेक्टस को सप्लाई कर रहे हैं। सो सिंपल याद रखिए कि इनका सेम नर्व सप्लाई है, थर्ड नर्व उनको सप्लाई कर रहे हैं। सो और आपको पता है हेयरिंग लॉ के मुताबिक कि वो जब इनर्वेशन दे रहे तो इक्वल ही इनर्वेशन देगा आई को। सो ब्रेन क्या कर रही है कि वो आपके सिलरी मसल जो है उसको इनर्वेशन इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों इंक्रीज कर रहे हैं कि वो एकोमोडेशन को स्ट्रॉन्ग करे। सो एकोमोडेशन की मशीनरी वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ब्रेन ने एक्सेसिव इनर्वेशन स्टार्ट किया। तो इसी एक्सेसिव इनर्वेशन के साथ साथ मीडियल लेक्टस को भी इनर्वेशन ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो गया है। सो इस साइड पे से तो वो एकोमोडेशन का कुछ ना कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करेगा, लेकिन वहाँ पे मीडियल लेक्टस को इतना ज़्यादा इनर्वेशन मिल चुका है कि वो इनवर्ड जो है, इसने आई को इनवर्ड टर्न लिया हुआ है, आई को इनवर्ड किया हुआ है, वहाँ पे इज़ोट्रोपिया डेवलप किया हुआ है। सो इसलिए लिखा है कि हाइपो एकोमोडेटिव फॉर्म कि वीक एकोमोडेशन मैकेनिज्म रिजल्ट इन एबनॉर्मल increase in neuronal effort to achieve sensory
नेसेसरी एकोमोडेटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये दो रीज़न है, हाइपरकिनेटिक फॉर्म एंड हाइपरकम्यूटेटिव फॉर्म की, जिसकी वजह से हाई AC/A रेशियो डेवलप हो रहे हैं। अच्छा, जो कन्वर्जेंस एक्सेस वाले टाइप्स है, ये देखिए ये भी इसी एज में अंडर 5 ईयर जो है बहुत कॉमन है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखें तो इसमें AC/A रेशियो क्या होगा, AC/A रेशियो जो है वो हाई होगा, अबाउट 8:1। अनकरेक्टेड हाइपरमेट्रोपिया की अगर हम बात करें तो वो बहुत कम हाइपरमेट्रोपिया है, लाइक प्रीवियस टाइप की तरह नहीं है। और लिखा है कि अनकरेक्टेड हाइपरमेट्रोपिया या 1.5 से लेकर 5 डायप्टर तक है। तो कहते हैं कि इज़ोट्रोपिया इज प्रेजेंट फॉर ऑल डिस्टेंस एज वेल एज फॉर नियर आफ्टर करेक्शन। तो इसमें क्या लिखा है कि अपन प्रेजेंट फॉर ऑल डिस्टेंस एज वेल एज फॉर नियर आफ्टर करेक्शन, कि इज़ोट्रोपिया जो है वो डिस्टेंस के लिए भी होगा और नियर के लिए भी होगा, लेकिन जब वो करेक्शन नहीं किया गया। अगर जब उसका करेक्शन किया हुआ है तो फिर इज़ोट्रोपिया जो है वो सिर्फ डिस्टेंस के लिए होगा और सिर्फ नियर के लिए होगा, डिस्टेंस के लिए इज़ोट्रोपिया फिर नहीं होगा। इमीट्रोपिया एंड मायोपिया ओकेशनली आपको मौजूद होगा, लेकिन यूजुअली हाइपरमेट्रोपिया जो है वो कॉमन है। उजुलिकुटी की अगर हम बात करें तो बोथ आई की उजुलिकुटी सेम है। एम्ब्लायोपिया अगर प्रेजेंट है तो वो स्ट्रैबिस्मस की वजह से नहीं होगा, बल्कि वो अनकरेक्टेड एनिसोमेट्रोपिया की वजह से एम्ब्लायोपिया होगा। सो सिंपल एज याद रखें, AC/A रेशो अगर हम मेजर करें तो वो 8:1 होगा। ठीक है, डिविएशन जो है वो डिस्टेंस पे होगा। अगर हम अनकरेक्टेड हाइपरमेट्रोपिया है तो वो डिस्टेंस में भी और नियर में भी होगा। ठीक है, और नियर में ओनली होगा आफ्टर करेक्शन, नियर में भी होगा लेकिन जब करेक्शन करें, और नियर और डिस्टेंस दोनों में होगा विदाउट करेक्शन। अच्छा, माइक्रोट्रूपिया जो है मोर कॉमन, देखिए उससे पुली कम्युनिटी से इधर माइक्रोट्रूपिया जो है मोर कॉमन आपको मिलेगा। ठीक है, और एनेसोमेट्रोपिया भी साथ में है। सप्रेशन इज प्रेजेंट व्हेन डिविएशन इज मैनिफेस्ट, जब डिविएशन मैनिफेस्ट होगा जिस डिस्टेंस के लिए तो वहाँ पे सप्रेशन भी होगा, लेकिन नॉर्मल नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन, यहाँ पे नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन जो है वो नॉर्मल है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसकी मैनेजमेंट क्या है, तो सबसे पहले वही चीज़ है कि आप रिफ्रैक्टिव एरर की करेक्शन करें। ठीक है, कोई रिफ्रैक्टिव एरर है तो साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्टिव एरर करेक्शन ज़रूरी है। अगर कोई एम्ब्लायोपिया है तो उसके लिए आप एम्ब्लायोपिया थेरेपी, रिस्टोरेशन ऑफ विजुअलिटी करेंगे। इसके साथ साथ इसके दो मैनेजमेंट है, एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, दूसरा उसका सर्जिकल मैनेजमेंट है। अब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या है कि आप जो है नॉन सर्जिकल अप्रोच जो है उसको इस्तेमाल करें, लाइक उसके ऑप्टिकल जो है ऑप्टिकल करेक्शन आप देंगे, मायोटिक्स आप देंगे, ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज, बोटुलिनम टॉक्सिन। इसको मैं थोड़ा सा एक और चीज़ साथ में ऐड करना चाह रहा हूँ कि इसमें ऑप्टिकल जो है आप इसमें हम बाइफोकल भी दे रहे हैं। आप एक लॉजिक बनता है ना कि नियर में क्यों यहाँ पे हो रहे हैं। सिंपल सी चीज़ याद रखें, कन्वर्जेंस एक्सिस टाइप के जो इज़ोट्रोपिया है ना, उसके एकोमोडेशन के साथ बिल्कुल नहीं लगता। सो हमारा मेन मकसद क्या होता है कि हम एकोमोडेशन को बिल्कुल ख़त्म करें। सो अगर हम बाइफोकल दे रहे पेशेंट को, लेट्स सपोज एक चाइल्ड है और चाइल्ड को हमने बाइफोकल दिया, तो डिस्टेंस वाला पोर्शन तो वो डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नियर वाला ये जो सेगमेंट है ये वो नियर में यूज़ करेगा। सो हम अप्रोप्रिएट एड देंगे, और एड इस हिसाब से देंगे कि जो बच्चे की नीड हो, जो बच्चे का नियर वर्क हो, जो उसकी डेस्टिन हो, उसके टारगेट, ये सारी चीज़ की हम माइंड में रखकर इसके हिसाब से आप नियर करेक्शन देंगे। सो पेशेंट डिस्टेंस के लिए भी इमीट्रोप है, कोई एकोमोडेशन नहीं कर रहा। नियर में आपने सेगमेंट के हिसाब से भी आप नियर उसको एड दिया हुआ है, तो जो आपने नियर एडिशन दिया हुआ है, एड दिया हुआ है, तो नियर में भी एकोमोडेशन नहीं कर रहा। सो एकोमोडेशन डिस्टेंस के लिए भी ख़त्म, नियर के लिए भी ख़त्म। सो वो जो एबनॉर्मल रिलेशनशिप है एकोमोडेशन और कन्वर्जेंस का, वो आपने ख़त्म कर दिया। सो पेशेंट जो है वो कोई एक्सेसिव एकोमोडेशन नहीं करेगा। मायोटिक का भी यही एग्जांपल है कि मायोटिक हम क्या दे रहे हैं। आपको पता है कि मायोटिक क्या कर रहे हैं, मायोटिक ड्रग जो है आपके पीपल को कंस्ट्रक्ट करते हैं और आपकी जो है स्पेशली सिलरी बॉडी को कंस्ट्रक्ट, मतलब एक आर्टिफिशियल एकोमोडेशन हम एग्जर्ट करना चाह रहे हैं। हम ड्रग की थ्रू एक एकोमोडेशन जो है वो एग्जर्ट करना चाह रहे हैं। सो पीपल भी कंस्ट्रक्ट हो गया, तो डेप्थ फोकस जो है, डेप्थ फील्ड जो है, इसकी वजह से एकोमोडेशन डिमांड भी कम हो गया। ऑलमोस्ट सिलरी बॉडी जो है वो खुद कंस्ट्रक्टेड हो गया है, एकोमोडेशन एग्जर्ट हो गया है नियर में।
सो ब्रेन को ज़रूरत नहीं है कि वो न्यूरोनल सिग्नल जो है वो आई की तरफ सेंड करें। सो एक रीज़न है। ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज वही जो है, ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज भी हम देंगे कि इसको थोड़ा सा बैलेंस रखें। बोटुलिनम टॉक्सिन जो है ये भी हम दे सकते हैं अल्टरनेटिव सर्जरी। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इसमें सर्जरी जो है बोटुलिनम टॉक्सिन इतना इफेक्टिव नहीं है जितने सर्जरी और ग्लासेस इफेक्टिव हैं। ये बोटुलिनम टॉक्सिन हम जिस प्री ऑपरेटिव केस में हम दे सकते हैं, या अगर कोई रिजिडुअल ईजो है वगैरह है तो उसमें हम दे सकते हैं, या एक डायग्नोस्टिक के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली हम परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए बोटुलिनम टॉक्सिन यूज़ नहीं कर रहे। अच्छा, फिर बाद में जो है हम सर्जिकल मीडियल लेक्टस को वीक कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट की तरफ आ जाए, यहाँ पे आप लिखता है कि इसकी मैनेजमेंट हम इंटरमिटेंट जो है स्पेशली एक्सेसिव टाइप्स की, इसके मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। देखिए, इस पहले हम पुली कमोडेटिव डिस्कस करें तो पुली कमोडेटिव में हम क्या क्या कर सकते हैं। पुली कमोडेटिव के केस में अगर मैं इसको यहाँ पे जूम करूँ, ठीक है। सो पुली कमोडेटिव में आपने ऑप्टिकल करेक्शन दे दिया, स्पेक्टिकल पाम या कॉन्टैक्ट लेंस के पाम, और एक्सरसाइज, बस ख़त्म। आपने ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज दे दिया और ग्लासेस से वो पेशेंट ठीक हो गया। लेकिन अब यहाँ पे जो हम कन्वर्जेंस एक्सिस की बात करें, यहाँ पे आप ऑप्टिकल करेक्शन में एक चीज़ ऐड करेंगे, एक्सिस। वो क्या है? देखिए, यहाँ पे हम बाइफोकल ग्लासेस भी देंगे। ऊपर हम बाइफोकल ग्लासेस नहीं दे रहे थे। बाइफोकल ग्लासेस का वजह आपको पता चल गया। कॉन्टैक्ट लेंस भी हम दे सकते हैं, लेकिन यूजुअली चिल्ड्रन में हम नहीं दे सकते। मायोटिक अभी मैंने आपको बताया था कि हम मायोटिक ड्रग किस लिए हम दे रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, यहाँ पे बोटुलिनम टॉक्सिन और सर्जरी हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँ कि सर्जरी हम कब कब कर रहे हैं। आपने जो आप यहाँ पे ग्लासेस दे दिया ना, ये बाइफोकल की बात करूँ, सो सर्जरी हम यूजुअली 6 to 8 ईयर तक हम सर्जरी नहीं कर रहे हैं। उसके रीज़न है, जब आप बच्चों को बाइफोकल दे रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे इस तरह है कि जो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इम्प्रूव कर रहे हैं, वो बाइफोकल को टॉलरेट कर रहे हैं। और जब टॉलरेट कर दे तो उसके साथ नियर की जो डिविएशन है वो, इसकी आई जो है नियर में अलाइन होती है, सीधा हो रही है, स्ट्रेट हो रही है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी जो स्ट्रेंथ है बाइफोकल की वो कम करते जा रहे हैं। और एक स्टेज ऐसा आ रहा है कि वो विदाउट ग्लासेस जो है, विदाउट बाइफोकल स्पेक्टिकल जो है, उसकी आई अलाइन हो रही है। और फिर हम आई ग्लासेस जो है उसको डिस्कार्ड करते, ख़त्म कर दें, पेशेंट खुद ब खुद नॉर्मल रूटीन की तरफ चला जाता है। बट इसके अपोजिट एक दूसरे सिनेरियो हमारे पास है कि जिसमें अगर हम ग्लासेस दे रहे, बाइफोकल दे रहे हैं, बाइफोकल को टॉलरेट कर रहे हैं, उसके साथ उसकी नियर में आई स्ट्रेट है, लेकिन अगर हम कम करने की कोशिश करें तो आई दोबारा ईजू की तरफ चली जाती है। तो इस टाइप के पेशेंट में फिर हम लॉन्ग टर्म बाइफोकल दे रहे हैं, लॉन्ग अरसे के लिए। बट कुछ अदर ग्रुप भी है जो बाइफोकल को टॉलरेट नहीं कर सकते, और जब बाइफोकल को टॉलरेट नहीं कर सके तो उस नियर में वो आई जो है विद ग्लासेस जो है वो स्ट्रेट नहीं कर सकते, तो फिर इसमें हम सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन कीप वन थिंग इन माइंड, उसकी जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है, फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी जो है वो ग्लासेस अगर हैं, ग्लासेस से अगर उसकी अलाइनमेंट आ रही है तो वो बेटर होगा। ये ओनली उसी केसेस में हम सर्जरी कर रहे हैं जो ग्लासेस को टॉलरेट नहीं कर सकते, या विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ग्लासेस के साथ भी स्टार्ट में अगर वो टॉलरेट करे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो टॉलरेटेबल डिग्री है या उसकी जो स्क्वेंट की डिविएशन है वो ग्लासेस के साथ साथ भी आ रही है। सो इसको हम लेटर में डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ नॉन एकोमोडेटिव एलिमेंट शामिल हो रहे हैं, तो तब हम सर्जरी कर रहे हैं। अदरवाइज यूजुअली हम स्टार्ट में सर्जरी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बाइफोकल की बात हो रही है कि हम कब बाइफोकल, किस कंडीशन में आप बाइफोकल दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपकी डिविएशन जो है वो 20 प्रिज्म डायप्टर तक है तो आप शॉर्ट टर्म बाइफोकल कुछ देर के लिए बाइफोकल दे रही, ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज अगर बच्चा को ऑपरेटिव है, और साथ साथ में मीडियल लिक्टस 3 से लेकर 4 मिलीमीटर तक आप बायलेटरल मीडियल लिक्टस की रिसेशन, उसकी वीकनिंग करेंगे। इसके बरक्स आप देखिए, अगर आपकी डिविएशन जो है वो 20 से लेकर 30 तक है, ठीक है, अगर आपकी डिविएशन इस रेंज में है तो आप बायलेटरल मीडियल लिक्टस की रिसेक्शन 5 मिलीमीटर तक कर सकते हैं, और मीडियम टर्म की बाइफोकल जो है आप यूज़ करेंगे, ठीक है।
लेकिन अगर आपकी डिविएशन जो है 30 प्रिज्म डायप्टर से ज़्यादा है, ठीक है, जिसमें हो सकता है कि कुछ केसेस में आपका BSV डेवलप हो, कुछ केसेस में आपका BSV एबनॉर्मल हो। सो अब ये डिपेंड करते हैं कि आपकी डिग्री ऑफ डिविएशन जो है वो 30 प्रिज्म डायप्टर से ज़्यादा है। अगर BSV साथ में है तो बायलैटरल मीडियल रेक्टस रिसेशन जो है वो करेंगे, ठीक है। और साथ साथ में आप लोग यहाँ देख सकते हैं कितनी तक, 6 टू लेकर 8 मिलीमीटर तक। लेकिन अगर एबनॉर्मल BSV है तो आप बायलैटरल मीडियल रिसेक्शन करेंगे, लेकिन साथ साथ में जो पोस्टीरियर फिक्सेशन सूचर है तो वो पोस्टीरियर फिक्सेशन सूचर भी लगाएंगे थोड़ी स्टेबिलिटी के लिए। ये आगे जो पोस्टीरियर फिक्सेशन सूचर वगैरह जो है ये मैं सर्जिकल मैनेजमेंट जो है उसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये सारा हो गया मैनेजमेंट ऑफ द कन्वर्जेंस एक्सिस टाइप की एजोट्रोपिया। अब जो ऑनवर्ड जितने भी क्लासिफिकेशन है उसको मैं सेपरेट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ।